फ्रेंड्स, आज हम लोग नवंबर मंथ की योजना डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका टॉपिक है इंडियन मैरीटाइम। चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, इंडिया की एक बहुत ही बड़ी कोस्ट लाइन है। अराउंड 7,000 किलोमीटर से ज़्यादा। आई थिंक अगर हम एग्जैक्ट फिगर्स में जाएं तो शायद 7516.6 किलोमीटर। और ये इसमें अराउंड 1000 से ज़्यादा ऑफशोर आइलैंड्स हैं जिसमें एनॉर्मस रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि मतलब एक्सप्लोरेशन की और मतलब इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जिनको हम लोग अवेल कर सकते हैं। तो फ्रेंड, अगर आज के रिस्पेक्ट में हम देखें जो हमारा ट्रेड होता है सी रूट के थ्रू या वाटरवेज के थ्रू, तो जो वॉल्यूम के हिसाब से 95% और वैल्यू के हिसाब से 68% जो टोटल ट्रेड है उसका कंडक्ट होता है वाटरवेज के थ्रू। तो इस वजह से भी हमारी प्रायोरिटी बन जाती है पोर्ट लेड डेवलपमेंट प्लान्स की। इसीलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों से पोर्ट लेड डेवलपमेंट की तरफ फोकस कर रही है, पोर्ट के डेवलपमेंट को लेके। अब देखिए, इसी के साथ साथ हम देखेंगे कि कोस्टल एरियाज़ में जब इतनी ज़्यादा स्कोप है इकोनॉमिक रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करने का, एक्सप्लॉयट करने का, तो वहाँ पे कुछ इस्टेब्लिशमेंट्स भी होंगे। कमर्शियल सिटीज़ जैसे हैं बहुत सारी, जैसे विशाखापट्टनम वगैरह आप जानते ही हैं बहुत अच्छे से। तो कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्रेटजिक और वाइटल इंस्टॉलेशंस भी गवर्नमेंट ने वहाँ पे लगा रखे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जहाँ से रॉकेट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं, चाहे वो आंध्रा का कोस्ट हो या केरला का कोस्ट हो, समझ रहे हैं। तो ये यहाँ पे मेजर जो स्ट्रेटजिक इंस्टॉलेशन है डिफेंस के हैं, एटॉमिक एनर्जी के हैं, पेट्रोलियम के हैं और कुछ प्राइवेट वेंचर्स हैं। अब इसी के साथ फ्रेंड यहाँ इस जो योजना बता रही है 12 मेजर पोर्ट्स, हालांकि है ये 13 एक प्राइवेटली ओन्ड है, बाकी 12 जो हैं वो गवर्नमेंट ओन्ड है। तो शायद इस वजह से 12 मेजर पोर्ट्स जिक्र किया होगा। और नॉन मेजर पोर्ट्स जो हैं वो अराउंड 250 के अराउंड है, मतलब 239 दिया है, अब तो और भी होंगे। तो जो कि लेकिन इनके साथ साथ क्या है, ये पोर्ट्स हैं तो इनके साथ साथ ट्रेड में जहाँ बेनिफिट्स हैं, वहाँ पे ट्रेड में जहाँ पे हमारे पास बेनिफिट्स हम ले पा रहे हैं ट्रेड का, उसी के साथ साथ कुछ वल्नरेबिलिटीज़ भी हैं। वल्नरेबिलिटीज़ किस सेंस में देखा जाए, जैसे कि आपको याद होगा कि जैसे कोई टेररिस्ट आ गया हमारी टेरिटरी में या कोई वो आ गया, तो इसलिए सुपरविज़न सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें फोकस करने की बहुत ज़रूरत होती है। वहाँ पे पेट्रोलिंग हो गया या इन सब से रिलेटेड जितने भी प्रोविज़न्स किए जा सकते हैं। जैसे अब 26/11 आपको याद होगा 2008 का, जो पाकिस्तानी टेररिस्ट आ गए थे वो सी रूट के थ्रू ही इंडिया में आए थे। तो इसलिए ये एक सिक्योरिटी का कंसर्न है। दूसरी फ्रेंड, इसी सिक्योरिटी के कंसर्न को नज़र में रखते हुए जो इंडियन नेवी है और उसने इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ और बाकी स्टेक होल्डर के साथ मिलके एक कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज शुरू की जिसका नाम है सागर कवच। ये कंडक्ट की जाती है। ठीक है फ्रेंड, अब आगे देखते हैं और क्या इनिशिएटिव है। और इनिशिएटिव में अगर आप जाएंगे तो जैसे जॉइंट कोस्टल पेट्रोल भी होता है। ये कौन कौन करता है, इंडियन कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस। ये भी जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं इंडिया के और जितनी भी यूटीज़ हैं वहाँ पे ये होती है। एक तरह से पेट्रोलिंग होती है, गश्त लगाई जाती है कि कोस्टल, ये दोनों मिलके इंडियन कोस्ट गार्ड और कोस्टल पुलिस, कि कोई टेररिस्ट या कोई जिससे थ्रेट हो, कोई अननोन हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश तो नहीं कर रहा है सी वाटर के, सी रूट के थ्रू। तो ये चीज़ ऑब्ज़र्व की जाती है रेगुलरली। अब इसी में अगर हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, इंडियन कोस्ट गार्ड का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसीलिए इनको सेंटिनल्स ऑफ सीज कहा गया है
क्या कहा गया है फ्रेंड्स? सेंटिनल्स ऑफ सीज। ये एक मतलब छोटे मोटे एग्जाम में तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि किस फोर्स को इंडिया की मतलब सेंटिनल्स ऑफ सीज कहा जाता है? इंडियन कोस्ट गार्ड को। इनके रोल क्या होते हैं फ्रेंड? रोल एक्चुअली क्या होते हैं? मैरीटाइम लॉ जो भी इंडिया की पार्लियामेंट ने बनाए उनको एनफोर्समेंट करना, ओशन पीस कीपिंग, ओशन में मतलब सब कुछ शांति बनी रहे, मतलब ऐसा होता रहे कोई भी डिस्टर्बेंसेस ना उसके थ्रू वहाँ पे एमर्ज होने पाए, और बहुत सारे जितने भी इससे रिलेटेड, पीस से रिलेटेड, स्टेबिलिटी से रिलेटेड चीज़ों को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनको मेंटेन करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। अब फ्रेंड बात करेंगे ट्रेड की। तो ट्रेड तो फ्रेंड इंडिया में सी वाटर के थ्रू, चाहे आप अरेबियन कोस्ट पे देखिए या जहाँ भी देखिए, तो एजेस से बहुत एंशियंट टाइम से ट्रेड होता चला आ रहा है। ट्रेड कोई आज अभी नया इनिशिएटिव, लेकिन ये देखा गया है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, आफ्टर स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जो मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट है उसकी टेक्नोलॉजी और टनेज, मतलब वॉल्यूम कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब हैवी ट्रेड, मतलब बहुत बड़े लेवल पे टनेज में, और टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव हुई है कि मतलब बहुत दूर दूर तक ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि कोई थ्रेट तो नहीं है, या टेक्नोलॉजी में ये ऑब्ज़र्व कोई स्टॉर्म तो नहीं आने वाला है, कोई वो तो नहीं होने वाला है ओशन में, कोई बड़ा अगले आने, प्रेडिक्शन एक तरह से आप कह सकते हैं कि वेदर को से रिलेटेड, ग्लेशियर्स से रिलेटेड, या सुनामी से रिलेटेड। तो इसकी टेक्नोलॉजी में और टनेज में वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मैच्योर हुआ है, और ख़ासकर देखा जाए तो 20th सेंचुरी के लास्ट 3 डिकेड्स में। लेकिन फ्रेंड जब ट्रेड जैसी अच्छी चीज़, बेनिफिशियल चीज़, जिससे इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है इंडिया जैसी कंट्रीज़ की, तो उसके साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं। अभी प्रेजेंट में क्या क्या चैलेंजेस हैं उनको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल होता है कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या कितनी ट्रेड कितना फ्लरिश करेगा, कितना डाउन जाएगा, ये चैलेंजेस से बहुत कुछ डिसाइड होता है। तो जैसे कि देखिए कोविड-19 पैंडेमिक, एवरीबडी इज़ अवेयर विद, पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जिससे अफेक्ट हुई, इंडिया भी अफेक्टेड रहा, लेकिन उतना नहीं। लेकिन हाँ, अगर इस वाटर वेज के थ्रू ट्रेड देखा जाए तो वो काफ़ी अफेक्टेड रहा। फिर प्रेजेंट टाइम में आप देख रहे हैं रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं। अब उनके आसपास के रीजन से जो वाटरवेज है वहाँ से नहीं निकलेंगे शिप्स, भाई एक थ्रेट होता है अटैक का, तमाम चीज़ों वो आप समझ ही रहे हैं। फिर चाइना ताइवान का जो टेंशन है, कॉन्फ्लिक्ट, वो तो आप हमेशा सुनते ही रहते हैं। तो उस नैरो चैनल से कोई वो शिप है या वहाँ से ट्रेड मतलब हैम्पर होता है, वहाँ से शिप के पैसेज वगैरह। फिर आज के वक्त में फ्रेंड एक कंसर्न चल रहा है डीकार्बोनाइजेशन का, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड को डीकार्बोनाइज, जैसे हैवी फ्यूल्स का फ्रेंड शिप्स वगैरह में यूज़ होता है, तो पॉल्यूशन भी तो होता है, कार्बन का भी तो एमिशन होता है, जिसके लिए हमारी गवर्नमेंट और वर्ल्ड लेवल पे सारी ऑर्गेनाइजेशंस कंसर्न्ड हैं कि किसी तरह से भी कार्बन एमिशन को कम किया जा सके, रिड्यूस किया जा सके, और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रेड को बढ़ावा दिया जा सके। तो इसलिए डीकार्बनाइजेशन भी एक कंसर्न है, इसलिए वो भी कहीं ना कहीं सी ट्रेड को अफेक्ट करता है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए तो एक रिपोर्ट थी, ड्रीवरी वर्ल्ड कंटेनर इंडेक्स कंपोजिट, ये बताता है कि जो कंटेनर स्पॉट रेट है वो 5 to 6 टाइम फ्रेंड 2020 के एंड के बाद से
जंप किया है, बढ़ा है इकट्ठा। मतलब ये समझ लीजिए कंटेनर स्पॉट रेट वो होता है कि एक शिप कहीं पे स्टे किया, रुका, तो वो कोई एक फ़ी, वन टाइम फ़ी पे करनी पड़ती है, तो उसमें उस फ़ी में समझ लीजिए 5 to 6 टाइम्स हाइक आ गया है। तो कितना ज़्यादा ट्रेड समझ लीजिए अफेक्ट हुआ है इस चीज़ों से। जब फ़ी बढ़ेगी तो कम से कम ट्रेड होगा, डिस्करेज करेंगी ये सब चीज़ें। तो ये कंसर्न थे। अब आगे देखते हैं। हाँ, अब चैलेंजेस की जैसे बात की गई कि वाटरवेज के थ्रू जो हमारा ट्रेड है उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं। तो देखिए, चैलेंजेस को हम दो पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, एक क्वांटिटी, दूसरा सस्टेनेबिलिटी। तो जैसे ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, नैरो चैनल है, जैसे सुएज कैनाल वाला आप देख लीजिए, कितना नैरो चैनल, एक लिमिटेशन है ना, एक दिन में इतने शिप एट ए टाइम इतने यहाँ से पैसेज हो सकते हैं, या कोई भी नैरो स्ट्रिप चैनल देख लीजिए। तो ज्योग्राफिकल रेस्ट्रिक्शन आ जाती है, नैरो चैनल। कैपेसिटी लिमिट भी है पोर्ट्स की। अब जैसे मेगा मेगा शिप हैं, इतने हैवी शिप आज के वक्त में बन गए हैं। अभी हाल ही में मोदी जी ने इनॉग्रेट किया था आईएनएस विक्रांत का, इतना, और फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड हमारा शिप है। तो डेवलपमेंट तो बहुत है, लेकिन पोर्ट की कैपेसिटी भी होनी चाहिए। कैपेसिटी किस चीज़ की? अब सपोज़ कीजिए माल आ गया, या जो भी कह लीजिए आप उसको, जो भी बल्क वॉल्यूम में आ गया। अब पोर्ट की कैपेसिटी होनी चाहिए उसकी अपलोडिंग और डाउनलोडिंग की। पोर्ट की कैपेसिटी ज़्यादा, कई शिप एट ए टाइम आ गए, 50 शिप आ गए, और भाई कहाँ पे उसको डाउनलोडिंग अपलोडिंग हो पाएगी, सामान का रख रखाव, ये सब चीज़ें। तो कैपेसिटी लिमिट के चैलेंजेस आ जाते हैं पोर्ट के। फिर अनयूज कंटेनर स्पेस ऑन शिप्स, यूटिलाइजेशन का भी रिस्क होता है कि भैया यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा, जितना स्पेस है उतना यूटिलाइज ही नहीं हो पा रहा। सस्टेनेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड क्या चैलेंजेस होते हैं? जैसे एनवायरमेंटल रेगुलेशंस। अब क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट डेवलपमेंट कहीं ना कहीं कोस्टल एरियाज़ में पॉल्यूशन को लेके भी एक कंसर्न होता है। प्लास्टिक वेस्ट है, अदर सॉलिड वेस्ट है, वो सब से भी तो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन भी तो, ओशनिक पॉल्यूशन भी तो बढ़ने का डर होता है, उसको भी तो मेंटेन करना है। तो अगर बहुत टाइम तक ऐसे ही होता रहा, इनसिक्योर वे में ट्रेड होता रहा और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को नहीं ध्यान रखा, तो आगे तो बहुत चैलेंजेस आ जाएंगे एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजी के, हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए एक ये भी चैलेंज रहता है एनवायरमेंटल। दूसरा, हाई कॉस्ट ड्यू टू स्विच टू सस्टेनेबल फ्यूल्स। अच्छा, हम स्विच तो कर जाएं सस्टेनेबल फ्यूल पे जो लेस कार्बन एमिशन वाले हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि मतलब इतनी जल्दी स्विच करना आसान नहीं है। दूसरा, शिप्स की रिसाइकलिंग। आपने सुना होगा कि कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड या मरमगांव मतलब शिपयार्ड, जहाँ जहाँ इस तरह के शिपयार्ड लिमिटेड, वहाँ पे आपने देखा हो रिसाइकलिंग भी होती, शिप्स को मतलब तोड़े जाते हैं, फिर रिकंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें ली जाती हैं, वेस्ट वो हो जाता है। तो रिसाइकलिंग शिप भी इतना इजी नहीं होता है हमेशा। तो एक ये भी चैलेंज है। तो इस टाइप के क्वांटिटी और सस्टेनेबिलिटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से चैलेंजेस हैं, जो कि किसी न किसी तरह से हमारे वाटर वेज के थ्रू जो ट्रेड है उसको अफेक्ट करते हैं। अब फ्रेंड्स, इसी में आगे देखेंगे हम। हाँ, अब एक रिपोर्ट थी, प्राइम प्रोटेक्शनिज्म इन मैरीटाइम इकोनॉमीज इंडेक्स, ये एक इंडेक्स था जिसमें 45 कंट्रीज़ में से 35th प्लेस पे समझ लीजिए हमें रखा गया है प्रोटेक्शन। एक ये भी कंसर्न है, ये भी एक चैलेंज है कि एक्चुअली क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ क्या कर रही हैं। आपने सुना होगा कि यूएस प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है। मतलब लोग क्या है कि कम से कम अदर कंट्रीज से इंपोर्ट करना चाहते हैं, लेस इंपोर्ट करना चाहते हैं। तो ये एक तरह का प्रोटेक्शन। तो भैया लेस इंपोर्ट करना चाहते हैं तो क्या ट्रेड करोगे आप? जब ट्रेड तो तब ज़्यादा बढ़ाओगे सी रूट के थ्रू जब उसके इंपोर्टर हो। तो कंट्रीज़ प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी भी अपना रही, जिसमें इंडिया भी 35th प्लेस पे है।
उसके बाद देखिए क्या है आगे और चैलेंजेस क्या हैं, जैसे लो लो टनेज और डिपेंडेंट ऑन फॉरेन वेसल। अब इंडिया में एक चैलेंज ये है, इंडिया का ट्रेड इसलिए भी हैम्पर होता है क्योंकि जैसा कि प्राइम रिपोर्ट बता रही है कि मतलब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अपना रहे हैं, तो डिमांड ही कम डिमांड कर रहे हैं, तो हम क्या ज़्यादा सप्लाई कर पाएंगे जब डिमांड कम है। दूसरी चीज़ क्या है, लो टनेज और फॉरेन वेसल। अभी इंडिजिनियसली फर्स्ट टाइम हमने पूरी तरह से इंडिजिनियसली डेवलप किया आईएनएस विक्रांत को, जिसका मोदी जी ने इनॉग्रेशन किया शिप का। तो सोचिए अभी भी फॉरेन पे इतनी ज़्यादा डिपेंडेंस थी, तो जब फॉरेन पे डिपेंडेंस होगी तो आप उतनी जल्दी फ्लरिश नहीं कर पाएंगे ना, जब तक। इसीलिए मोदी जी कहते हैं ना कि आत्मनिर्भर भारत, हमें आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना है। जब हम खुद से करेंगे तो अपनी फिर स्काई इज़ द लिमिट, कितने भी ज़्यादा लेवल पे हम ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो एक लो टेनेज है, कम कैरी कर रहे हैं वॉल्यूम में, और फॉरेन वेसल पे डिपेंडेंट है फॉर ओवरसीज ट्रेड ड्यू टू पुअर वेसल टर्नआउट एंड एजिंग। इंडियन फ्लीट भी पुराने होते जा रहे हैं, तो डेवलपमेंट की ज़रूरत है उधर साइड। अब देखा जाए तो इंडिया के पास 32 यार्ड्स हैं कैपेसिटी, जिनकी कैपेसिटी है कि शिप को बिल्ड करने की, लेकिन मेजॉरिटी जिसमें से पब्लिक सेक्टर यार्ड्स हैं, जिनको मतलब पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड ये देखेंगे कि जो रीसाइकलिंग है, शिप की रीसाइकलिंग की हम लोग जो कि बात कर रहे थे, ओके सॉरी ये, हाँ, शिप की जो रीसाइकलिंग की बात है, तो ग्लोबल लेवल पे जो मार्केट है रीसाइकलिंग का वो 10 to 12 बिलियन यूएस डॉलर है, और जबकि इंडिया का कितना है, सिर्फ 10 मिलियन ओनली। मतलब हमारे यहाँ कितना कम रिसाइकिल होता है और ग्लोबल लेवल पे कितना ज़्यादा होता है, देख रहे हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं हमारे सामने कि अभी हमें बहुत कुछ डेवलपमेंट करना है मैरीटाइम ट्रेड से रिलेटेड, शिप बिल्डिंग से रिलेटेड। इसी को देखते हुए एक अभी नवंबर 2020 में एक समिट हुई थी मैरीटाइम से रिलेटेड, मैरीटाइम इंडिया समिट हुई थी, जिसमें एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है 10 साल के लिए, जिसमें इंडियन मैरीटाइम सेक्टर को ओवरहॉल किया जाएगा, और उस ब्लूप्रिंट का नाम जो रखा गया मैरीटाइम इंडिया विजन 2030। ठीक है फ्रेंड। तो गवर्नमेंट रेगुलर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स ले रही है कंटिन्यूसली इस सेक्टर को, मैरीटाइम सेक्टर को, मैरीटाइम ट्रेड सेक्टर को ज़्यादा से ज़्यादा एनहेंस करने के लिए, डेवलप करने के लिए। अब देखिए जैसे एक वीओ चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट, जिसे VOCPT बोलते हैं, ये एक डायरेक्ट पोर्ट एंट्री की फैसिलिटी के तौर पे इनॉग्रेट किया गया है, जिसको यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग ने इनॉग्रेट किया है। और ये किसके तहत है, सागरमाला प्रोग्राम के थ्रू। तो एक ये इनिशिएटिव भी लिया गया डायरेक्ट पोर्ट एंट्री जो की योजना में दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी आंसर में इसको यूज़ कर सकते हैं कि क्या इनिशिएटिव लिया गया। तो सागरमाला प्रोग्राम तो सब लिखेंगे, लेकिन अगर उसमें स्पेसिफिकली आप डायरेक्ट पोर्ट एंट्री का मेंशन करेंगे फैसिलिटी, और इस पोर्ट का नाम मेंशन करेंगे VO चिदम्बरम पोर्ट ट्रस्ट का, तो काफ़ी वैल्यू एडिशन हो जाता है आपके आंसर में। उसी के तहत देखते हुए जो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ हैं, अब डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ तो फ्रेंड्स हो रही हैं, लेकिन इनके वजह से हमारा जो फ्रेजाइल कोस्टल एनवायरनमेंट है उस पर बहुत प्रेशर भी आ रहा है, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एक तो एनवायरनमेंट का कंसर्न है जो कि एक ग्लोबल कंसर्न है, और सेकेंड कंसर्न क्या है कि इंडिया की जो 20% पॉपुलेशन है वो कोस्टल एरियाज में रहती है। अब आप सोचिए अराउंड 140 करोड़ पीपल आर रिजाइडिंग इन इंडिया, और जिसका 20% मतलब 140 करोड़ लोगों का 20% आप सोच लीजिए, अराउंड 28 करोड़ पीपल या 25 to 30 करोड़ के बीच लोग सिर्फ कोस्टल एरियाज में रहते हैं।
तो कितना ह्यूज अमाउंट रहता है। तो वो भी एक कंसर्न, उनको भी नज़र में रखता है, उनका वेलफेयर भी किसी भी तरह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब उसी में ख़ासकर आप देखें जो मैनी थिकली पॉपुलेटेड और इंडस्ट्रियलाइज सिटीज़ हैं, जिसमें मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, कोची है, विशाखापट्टनम है, ये सारे के सारे कोस्टल रीजन्स में आपके लोकेटेड हैं। तो इनके एनवायरनमेंट का, इनकी इकोलॉजी हैम्पर नहीं होनी चाहिए, उसको भी ध्यान में रखना होता है। तो कुछ अब जैसे कुछ जो जनरल प्रॉब्लम्स हैं इंडियन कोस्ट, अब जैसे बात आई कि भाई प्रॉब्लम्स हैं, इकोलॉजी की प्रॉब्लम है, पोर्ट लेड डेवलपमेंट तो हो रहा है, पोर्ट का लेकिन कुछ एनवायरमेंटल चैलेंजेस भी हैं। तो जैसे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में देखें तो क्या क्या चैलेंजेस हैं। अब एंट्रेंस चैनल पे सिल्टिंग, अब भाई शिप्स आते हैं, उनके साथ गाद आती है मिट्टी की, वो वहाँ इकट्ठा होती जा रही है, सिल्टिंग अप ऑफ एंट्रेंस चैनल। फिर रिवर माउथ्स क्लोज होते जा रहे हैं, भाई जब सिल्टिंग हो रिवर माउथ्स तो क्लोज होंगे ही। उसके बाद स्टॉर्म सर्ज हुआ, एक तूफान आया तो भैया फ्लडिंग का भी इशू रहता है। फिर जो इनलेट्स हैं जहाँ से पानी आता है, वहाँ पे सैंड बार का फॉर्मेशन हो रहा है। इनलेट्स हैं, रिवर है, एस्चुरीज हैं, यहाँ पे सैंड बार का फॉर्मेशन हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, कोई चीज़ एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड करती है तो वो हार्मफुल ही होती है ना, अदर इकोलॉजी को वहाँ की डिस्टर्ब करती है। फिर इसी के साथ साथ कोस्ट का इरोज़न हो रहा है, भाई पोर्ट का डेवलपमेंट तो हो रहा है, शिप्स का आना जाना हो रहा है, लेकिन आपको पता है कितने हैवी शिप्स होते हैं। अब वहाँ अपलोडिंग डाउनलोडिंग होगी, कोस्ट भी इरोड हो रहा है उसका, पोर्ट डेवलपमेंट की वजह से। डेवलपमेंट करते हैं तो बहुत कुछ वहाँ की जो ज्योग्राफी है उस वो कुछ ना चाहते हुए भी अफेक्टेड होती है, चेंज होती है, तो उसके वजह से वहाँ इरोज़न और बढ़ता है। देखिए प्रॉब्लम तो बहुत सारी हैं, लेकिन कोस्टल इरोज़न जो है वो एक मेजर प्रॉब्लम है। अब इसी कोस्टल इरोज़न की प्रॉब्लम के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा अफेक्टेड आपका केरला है, ये फैक्ट सुन लिखिए। वैसे तो आंध्रा भी है, तमिलनाडु भी है, महाराष्ट्र भी है, वेस्ट बंगाल भी है, उड़ीसा कोस्ट भी है, लेकिन केरला कोस्ट जो है वो फर्स्ट अफेक्टेड है, सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है। अब इफेक्ट की बात करें तो उसमें नेचुरल कॉज क्या होंगे, जैसे वेव्स होती हैं, ओशियनिक वेव्स कितनी तेज़ तेज़ आती हैं, उससे कोस्टल इरोजन होता है। विंड्स होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं, क्योंकि रगड़ लगती है ना, तो कहीं ना कहीं आप उनकी स्पीड समझते ही हैं, कितनी हाई स्पीड होती है, कितनी हाई स्पीड से विंड्स चलती हैं। टाइड्स हो गई, नियर शोर करंट्स होती, शोर किनारे पे जो करंट्स होते हैं, ओशनिक करंट्स, वो स्टॉर्म हो गए, सी लेवल। आई थिंक इसमें कुछ भी एक्सप्लेन करने वाले नहीं, ये सारी चीज़ें आप इमेजिन करके, अगर इसमें नहीं भी दिया हो तो भी आप लिख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं कोस्टल इरोजन को अफेक्ट करती हैं। और मैन मेड कॉजेज़ में क्या है, जैसे बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अब क्या है, लोग वहाँ बड़े बड़े बिल्डर पहुँच के रिक्लेम कर करके और वहाँ पे बिल्डिंग, जैसा कि आपने अभी केरला में एक केस सुना होगा 2019 में बहुत है, जिसको सुप्रीम कोर्ट में ऑर्डर दिया था कि इसका डिमोलिशन होना चाहिए, कोई अपार्टमेंट्स वगैरह वहाँ पे बिल्ड कर दिए गए थे। तो वो CRZ-4 जो कोस्टल रेगुलेशन जो 1996 का एक लॉ था, कोस्टल मैनेजमेंट प्लान था। तो उसके वजह से क्या था, उस कोस्टल मैनेजमेंट प्लान के तहत जो है, जो CRZ-4 जोन में आते थे, वहाँ पे आप बिल्डिंग वगैरह नहीं बना सकते थे। और मरदू शायद यही नाम होगा, आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा, वो अपार्टमेंट्स वालों ने वहाँ अपार्टमेंट बना दिए, लोग रहने भी लगे। बाद में पता चला भैया सुप्रीम कोर्ट में कंप्लेन गई, उन्होंने कहा इसको डिमोलिश कीजिए, ये तो CRZ-4 जोन में। तो इस तरह के इश्यूज समझ लीजिए आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं को, भाई जब ऐसी जो बफर एरिया है वहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कोस्टल इरोजन तो होगा ही ना भाई। तो ये चीज़ है। दूसरा ब्रेक वाटर्स। अब ब्रेक वाटर्स में आपने देखा, ये देखिए जैसे
अब ब्रेक वाटर्स बनाए जाते हैं जो कि स्टॉर्म सर्ज इन सबको, विंड्स, ओशनिक करंट्स, इनके इफेक्ट को रोकने के लिए। लेकिन क्या होते हैं, अब इनसे टकराते हैं तो जो सैंड्स हैं, इनके लॉन्ग शोर ट्रांसपोर्ट ऑफ सैंड्स जो आती है वो यहाँ पे ऊपर आते ऐसे 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 चढ़ती है, टकराती, और फिर उसके बाद अपड्रिफ्ट में ऊपर साइड चढ़ती, और फिर उनका इरोजन छोटे छोटे पेबल्स, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में होके नीचे साइड डाउन ड्रिफ्ट यहाँ इकट्ठा होने लगती है। तो ये भी कहीं ना कहीं कोस्टल इरोजन को टकरा टकरा के अफेक्ट करते हैं। तो एक ये हो गया आपका। दूसरा माइनिंग, तो तीसरी चीज़ आपकी माइनिंग तो बताइए, सैंड और ग्रेवल की जो बीचेस और सर्फ जोन में माइनिंग होती है उससे तो जाहिर सी बात है कि वहाँ की इकोलॉजी को भी थ्रेट होता है, और कोस्टल इरोजन जैसी प्रॉब्लम तो होनी ही होनी। भाई कहीं से आप कोई चीज़ ज़मीन से उखाड़ उखाड़ के ले जाएंगे नीचे निकाल के, तो उसकी जो बेड है उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं ना, डिस्टर्ब कर रहे हैं तो इरोजन तो होगा, वो वीक पड़ेगा। तो इस वजह से, और दूसरा क्या है फ्रेंड, ड्यून वेजिटेशन और मैंग्रोव्स का रिमूवल। ठीक है फ्रेंड, ड्यून वेजिटेशन और मैंग्रोव का रिमूवल। अब क्या होता है कि जो ये बफर एरियाज होते हैं, यहाँ पे वेजिटेशन होते हैं, जैसे मैंग्रोव्स हो गए, पाम ट्रीज हो गए, ये सब रहते हैं, तो किसी भी तरह से हमारी इकोलॉजी को बचा के रखते हैं। जैसे हाई ओशनिक वेव्स आई या सुनामी आई, जैसे कि बंगाल में आई थी, गुजरात में आई थी, गुजरात में 2004 में सुनामी दिसंबर में आई थी, जिसने कितना डिवास्टेटिंग थी। तो कहीं ना कहीं, और बंगाल में सोचिए सुनामी का क्यों इतना असर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे मैंग्रोव्स का वेजिटेशन बहुत हाई है। तो कहीं ना कहीं वो सब क्या है, कोस्टल एरियाज़ पे इफेक्ट होने से बचा लेता है, रोक लेता है। तो ये सब भी एक कॉज है कोस्टल इरोजन के, कि भाई अगर ड्यून वेजिटेशन और मैंग्रोव का रिमूवल होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे सुनामी, ओशनिक वेव्स और टाइड्स आएंगी, टकराएंगी, लहरें आएंगी और इरोजन करेंगी। उसी तरह नॉन स्ट्रक्चरल में फ्रेंड क्या होता है, ये तो स्ट्रक्चरल हो गए, ये सॉरी हाँ, अब क्या है, कुछ मेजर्स लिए जा सकते हैं कि कोस्टल इरोजन को रोका जाए, जिसके दो मेजर्स हैं, एक नॉन स्ट्रक्चरल है, दूसरा स्ट्रक्चरल है। नॉन स्ट्रक्चरल ये है कि जिनको हमें कुछ स्ट्रक्चर टाइप बनाना नहीं है, जो है जिन्हें नॉन स्ट्रक्चरल को सॉफ्ट सॉल्यूशन भी बोलते हैं और स्ट्रक्चरल को हार्ड स्ट्रक्चर मेजर्स भी बोलते हैं, जैसे कि नाम से भी समझ में आ रहा है। तो नॉन स्ट्रक्चरल जैसे बीचेस का आर्टिफिशियल नरिशमेंट, अब वहाँ पे जो सैंड ग्रेवल्स जो भी हैं वहाँ पे एक उनकी लेयर बिछा के, तो उससे क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं एक बेड की तरह काम करेगी, हाई टाइड्स या सुनामी उनको रोकने में हेल्प करेंगी कहीं ना कहीं। दूसरा कोस्टल वेजिटेशन, मैंग्रोव एंड पाम प्लांटेशन, ये तो आपको पता ही है, प्लांटेशन होगा तो वो रोकेगा ही, विंड स्पीड स्लो हो जाएगी कोस्ट तक पहुँचते पहुँचते। सैंड बाईपासिंग एट टाइडल इनलेट्स, टाइडल इनलेट्स पे सैंड की बाईपासिंग हो जाएगी। और उसके बाद ड्यून रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन, ड्यून को रिकंस्ट्रक्ट किया जाए, मतलब फिर से वहाँ पे ड्यून, जैसे कि ये हमने आपको इधर फिगर में भी दिखाया, देखिए ये आप लोग फिगर देख लीजिएगा, देख रहे हैं ये फिगर, तो ये देखिए ड्यून रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे देखिए ये आई सुनामी, यहाँ पे रिकंस्ट्रक्शन, यहाँ पे पेड़ वेड़ लगा दिए, वो सब कर दिए, तो ये कहीं ना कहीं इफेक्ट को रोक लेंगी। तो यहाँ ये जो एरिया है, कोस्टल एरिया जो है, इसका इरोजन रुक जाएगा, और नहीं होगा तो ये स्पीड से आएगी और इसको इरोड करेगी। तो ये चीज़ है। उसके बाद अब स्ट्रक्चरल मेजर्स की बात करेंगे, जिन्हें हार्ड स्ट्रक्चर मेजर कहते हैं। तो जैसे सी वॉल्स हो, एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी, ये जैसे सी वॉल, ये सारे मैंने पिक्चर्स में दिखाए फ्रेंड, आगे आपको दिखाते हैं सी वॉल्स। अब सी वॉल्स क्या है ये देख लीजिए,
सी वॉल्स, ये देखिए इसमें कहाँ गया मैंने से, ये सी वॉल्स, ये हो, ये सी वॉल्स बना दी गई इस तरह से। रिवेंट्समेंट, रिवेटमेंट समझ रहे हैं क्या होता है? लाइए मैं इधर ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीछे जो लिखा है एक बार मैं आपको बता के, सी वॉल्स हो गए, रिवेटमेंट्स हो गए, रिवेटमेंट हो गए, ऑफ शोर ब्रेक वाटर हो गए, ग्रॉइन स्पर्स हो गए, ऑफ शोर रीफ हो गए, आर्टिफिशियल हेडलैंड हो गए। ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाने पड़ते हैं, और बनाने से क्या होता है, फिर वो कहीं ना कहीं हाई टाइड्स को, विंड स्पीड को के थ्रू जो वाटर आता है, जो काफ़ी स्पीड में आता है, ओशनिक करंट्स को रोकते हैं कोस्टल इरोजन से। ये देखिए, ये फिगर्स में देख लीजिए आप लोग। रिवेटमेंट फ्रेंड क्या होता है, ये देखिए एक मिनट, ये रिवेटमेंट, ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, ये यहाँ पे आ रहा है, ये एक्सपोज्ड स्ट्रक्चर होता है, या जिसे कह लीजिए बरीड स्ट्रक्चर होता है, या स्लोप फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये स्लोपिंग स्ट्रक्चर होता है, परमिएबल स्ट्रक्चर, पेबल्स वगैरह लगा दिए गए, जिसमें नेचुरल स्टोन्स, कंक्रीट ब्लॉक्स का यूज़ किया जा सकता है। ये क्या करें, वेव एनर्जी के को एब्जॉर्प्शन है उसे एनहेंस करें, बढ़ाएं, और वेव रन जो क्या करेगा, इरोड करके ले जाएगा, उसको मिनिमाइज कर सकें। तो ये देख रहे हैं, एक ये आपका स्लोपिंग स्ट्रक्चर टाइप का है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, फिर जैसे ऑफ शोर रीफ, जैसे कि बताया गया, एक तो नेचुरल रीफ होती है, आप जानते ही हैं, जैसे ग्रेट बैरियर रीफ हो गई, अंडमान रीजन में रीफ हो गई, और ये आपके क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप वाले रीजन में रीफ हो गई। एक तो नेचुरल है और एक आर्टिफिशियल। देखिए ये कोई बंदा है और नीचे बना रहा है, ये एक बैरियर बना रहा है, इसको ऑफशोर रीफ कह दिया गया है। ग्रॉइंस की बात करेंगे, बालू के खूब ढेर सारे सैंड बैग्स लगा दिए गए, भैया लहरें आएंगी, इन्हीं से टकराएंगे ओशियनिक करंट और वापस हो जाएंगी। फिर आगे कोस्ट तक पहुँचते पहुँचते इतना असर कम हो जाएगा कि वो इरोड नहीं कर पाएंगी। फिर देखिए ये वुडन ग्राइंस हो गई, ये वुड की, लकड़ी की बनाई गई है, देख रहे हैं ये चीज़ हो गई। ये आर्टिफिशियल बीच नरिशमेंट का बताया है, कैसे नरिश करेंगे वो। आर्टिफिशियल नरिशमेंट इस तरह से होगा बीच का, वहाँ पे पेबल्स बिछा के, सैंड जो है वो वहाँ पे एक लेयर उसकी बना के, मतलब किसी तरह जब तक ओशनिक करंट कोस्ट तक आए उनका असर कम हो जाए। ऑफ शोर ब्रेक वाटर्स, ये ब्रेक वाटर ये किसी ना किसी तरह के इफ़ेक्ट को, ओशनिक वेव्स के इफ़ेक्ट को कम करेंगी। उसके बाद आर्टिफिशियल हेडलैंड, समुंदर में ये बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे हेडलैंड बना दिए गए। आई थिंक फ्रेंड एक एक चीज़ मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दी, आप समझ गए होंगे। ये कोस्टल वेजिटेशन हो गया आपका, मैंग्रोव एंड पाम प्लांटेशन, ठीक है फ्रेंड। तो कोई भी चीज़ आपको समझने में इशू नहीं आएगा, मैंने विद पिक्चर यहाँ पे लगा दिया है। अब फ्रेंड आगे बात करते हैं हम लोग, हाँ, कि हम दोनों मेजर्स का यूज़ करेंगे कोस्टल एरोजन के को रोकने के लिए और बेटर एफिशिएंसी के लिए। मतलब एक तो स्ट्रक्चर, दूसरा नॉन स्ट्रक्चर। अब देखिए हार्ड सॉल्यूशंस जो होते हैं वो एक्सपेंसिव होते हैं, हार्ड सॉल्यूशन जिनको स्ट्रक्चर वाले होते हैं, और वो जो साइट है उसको एक्चुअली, अब जब आप लकड़ी के मार्बल लगा दोगे, सैंड बैग्स रख दोगे और ये सब कर दोगे, तो कहीं ना कहीं ब्यूटी तो कम होएगी ही, इफेक्ट ब्यूटी पे उसके इफेक्ट पड़ेगा, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को भी स्पॉइल करता है। जैसे विजिटर्स आते हैं नेचुरल सीनिक ब्यूटी देखने, अब उनको जो है यार वो कहेंगे ये सब लगा हुआ है तो उतना सुंदर नहीं दिख रहा है जितना एक्चुअली नेचुरली होता है। तो ये थोड़ा सा एक तो कॉस्ट लगे, इन्वेस्टमेंट इतना, फिर हमारा टूरिस्ट भी कम हो जाए, तो मतलब इकोनॉमिक मार पड़ जाती है हम पे इसमें, ये एक चीज़ है। फिर सॉफ्ट सॉल्यूशंस का मसला ये है कि वो थोड़ा सा इफ़ेक्टिव होने में टाइम ले लेता है,
क्योंकि सॉफ्ट सॉल्यूशंस में सब कुछ नेचुरली होता है। तो उसमें जैसे कि देखिए सॉफ्ट सॉल्यूशंस में आपको क्या क्या बताया था, सॉफ्ट सॉल्यूशंस में हमने आपको यही बताया था ना कि आर्टिफिशियल नरिशमेंट हो बीचेस का, कोस्टल वेजिटेशन। अब मैंग्रोव 2 दिन में थोड़ा ना उग जाएंगे यार, और उसके बाद ड्यून रिकंस्ट्रक्शन, धीरे ही धीरे तो होता है कंस्ट्रक्शन नेचुरल प्रोसेस से। तो ये क्या है जो आपका ये है सॉफ्ट सॉल्यूशन, ये इफ़ेक्टिव होने में टाइम ले लेता है। मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ज़्यादा अच्छा है, और शॉर्ट टर्म में देखें तो हार्ड सॉल्यूशन है, लेकिन वो सीनिक ब्यूटी को कम करता है। अब देखिए फ्रेंड, इसी सब को देखते हुए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया, शोरलाइन चेंज एटलस ऑफ द इंडियन कोस्ट। ये किसने, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है इसरो का अहमदाबाद में, उसने किसके कोलैबोरेशन के साथ, सेंट्रल वाटर कमीशन के, देखिए गंदा ज़्यादा हो गया तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ, सेंट्रल वाटर कमीशन के, सेंट्रल वाटर कमीशन और स्पेस एप्लीकेशन सेंटर इसरो अहमदाबाद, इन्होंने क्या किया, एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, शोरलाइन चेंज एटलस ऑफ द इंडियन कोस्ट। ये क्या करेगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, इसका काम जानना बहुत ज़रूरी है। ये मैप को शो करेगा, कौन से मैप को, कोस्ट के अलोंग कोस्टल प्रोडक्शन इरोड जो हो रहा है स्टेबल है, और एक्रेटिंग जो है ये दिखाएगा मैप में कहाँ कहाँ इरोजन हो रहा है, कहाँ एक्रेटिंग कोस्ट है, मतलब इरोजन हो चुका है और कैसा है अब शेप, और कौन स्टेबल है जो इरोजन नहीं हो रहा है। और साथ ही साथ कोस्टल प्रोटेक्शन मेजर्स भी क्या क्या मैरीटाइम स्टेट और यूटीज के द्वारा लिए जा रहे हैं, तो उनका स्टेटस क्या है इस वक्त, उनसे कितना बेनिफिट पहुंच रहा है, या पहले क्या स्टेटस था अब क्या है। तो ये सब चीज़ों के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए मैं एकदम आराम से आपको समझा रहा हूँ कि जिससे आपको ये ना एक एक पॉइंट क्लियर रहे, योजना तो समझ में आए, आंसर भी लिखना समझ में आए, इस पे इंडियन मैरीटाइम पे क्वेश्चन आए, कंसर्न कॉजेज क्या है, इशूज़ आगे क्या कर सकते हैं, सब समझ में आए, और अंडरस्टैंडिंग रहेगी तो रटना नहीं पड़ेगा, ईजिली आप लिख सकते हैं। अब देखिए उसी में क्या है, अब जैसे इंडिया की जो कोस्ट लाइन है 7549 किलोमीटर की, जिसका 15% अराउंड इरोड हो चुका है, ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है, मतलब 15% इरोड हो चुका है, और 14% एक्रीटेड है। तो सोचिए कितना, ये तो आज की बात नहीं कर रहे हैं, आज से सोचिए 2004 से 6 की रिपोर्ट ये चीज़ बता रही है। तो ये एक कॉज ऑफ कंसर्न है, कोस्टल इरोजन हमारे लिए बहुत बड़ा। और सबसे बड़ा कोस्टल इरोजन का एक तो ये भी रीज़न है, जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन है, ओशनिक पॉल्यूशन है। हर साल ह्यूमन बीइंग क्या कर रहा है, 300 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, जिसमें से 11 मिलियन प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सिर्फ ओशन में बताइए जा रहा है। 11 मिलियन मतलब 300 मिलियन टन तो हम प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस ही कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग। कितना ज़्यादा अपनी पृथ्वी को ख़त्म, मतलब थ्रेट पहुंचा रहे हैं, ख़त्म करने का खतरा बनाते जा रहे हैं। और उसमें भी 11% फ्रेंड, 11 मिलियन जो है सिर्फ ओशन में जा रहा है। कितना कॉज ऑफ कंसर्न। अब जो टोटल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस होता है प्लास्टिक वेस्ट में, उसका मतलब जो टोटल सॉलिड वेस्ट प्रोड्यूस जो हो रहा है उसका 8% से प्लास्टिक वेस्ट है। और जिसमें टॉप 3 सिटीज़ जो कंट्रीब्यूट कर रही हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा कोस्टल मतलब प्लास्टिक पॉल्यूशन, प्लास्टिक वेस्ट, वो दिल्ली है, कोलकाता है, अहमदाबाद है। और सोचिए अब एक सॉल्यूशन इसका रिसाइकलिंग का है प्लास्टिक, लेकिन इतना स्लो पेस से हो रहा है कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी उससे बहुत ज़्यादा निगेटिवली अफेक्टेड है। अब कि पूरे जितना भी प्लास्टिक वेस्ट इंडिया में प्रोड्यूस होता है उसका सिर्फ 15% सिर्फ 15% हम बताइए रिसाइकिल कर पाते हैं। और बाकी बचा हुआ लैंडफिल, इंसिनरेटर, मतलब जहाँ पे भट्टी उट्टी, और ओशन रिवर में चला जाता है। तो समझ रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ी थ्रेट है फ्रेंड, इसको समझने की ज़रूरत है। हमें मतलब हर नागरिक को जागरूक होने की ज़रूरत है। प्लास्टिक से बड़ा ख़तरा तो कुछ है ही नहीं मुझे लगता है। तो चलिए इसी के रिस्पेक्ट में आगे चलते हैं।
हाँ देखिए, गवर्नमेंट ने क्या है, गवर्नमेंट ने बैन किया थिन प्लास्टिक को। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिए हैं, लेकिन लोग कहाँ मानते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, अभी भी जाइए देखिए तो ब्लैक में बिक रही होती है, कैसे आ जाती है मार्केट में, क्योंकि लोग भी जो हैं इसके लिए उतने जागरूक नहीं। लोगों की अवेयरनेस, ये लेक्चर समझ लीजिए अवेयरनेस से रिलेटेड भी बहुत बड़े इम्पोर्टेंस रखता है। आम आदमी को पता तो चले कितनी नुकसान है। अब जितने यूपीएससी पीसीएस की तैयारी करने वाले हैं वो तो एग्ज़ाम में आंसर लिख देते हैं, लेकिन इसके लिए एक एज ए ह्यूमन बीइंग भी हर इंसान को कंसर्न होना चाहिए कि हम अपनी पृथ्वी को, हमारी पृथ्वी को एक हमारे प्लास्टिक जैसे यूजेज से कितना नुकसान पहुंच रहा है। गवर्नमेंट ने बैन किया 40 माइक्रोन के प्लास्टिक को, इसके बावजूद फ्रेंड चेन्नई जो है मेजर कॉज है प्लास्टिक प्रोडक्शन का। और बताइए ओफो, मतलब ये नंबर देख रहे हैं, मतलब कितने टन हो गए, 8,98,700 टन प्लास्टिक वेस्ट हर साल सिर्फ चेन्नई ही भैया प्रोड्यूस कर रहा है। मतलब ये तो मतलब योजना में इतना बड़ा फैक्ट दिया है, बताइए कितना अकाउंटेड, ये तो गवर्नमेंट ने अकाउंट किया है इस चीज़ को, इसका सर्वे से पता चला। तो सोचिए कितना बड़ा कंसर्न है, लेकिन लोग हैं कि मतलब अभी भी लोग जो हैं, हम देखते हैं कि कुछ भी खाया पिया प्लास्टिक वेस्ट फेंक दिया रोड पे। नहीं, हर इंसान को रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा इसके लिए। तो फ्रेंड हाँ, अब इसमें आगे बात करते हैं। तो मेजर कंट्रीब्यूट्स जो है डिस्चार्ज जो प्लास्टिक के ओशन में, खासकर आपके जब चेन्नई के लिए देखा जाएगा तो अदयार और कूम रिवर, वो बताइए ओशन में ले जाती हैं। मतलब अदयार तो भाई 81% और कूम रिवर 19%। जो टोटल रिवराइन डिस्चार्ज है चेन्नई का, उससे हार्ट ऑफ द सिटी मतलब मेन सिटी से जाता है, वो भाई साहब प्लास्टिक वेस्ट ओशन में कंट्रीब्यूट कर रही हैं। सोच रहे हैं, अब आप इस तरह स्पेसिफिकली एग्जांपल लिख देंगे तो कितना एनरिच आपका आंसर हो जाएगा, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर अब देखिए और प्रॉब्लम्स की बात तो यूनेप के अकॉर्डिंग क्या है कि पूरे वर्ल्ड में जो है मतलब अबंडन लॉस और डैमेज फिशिंग गियर, ये एक सीरियस प्रॉब्लम है वर्ल्ड वाइड। इसके थ्रू क्या होता है कि बहुत सारी स्पीशीज़ किल हो जाती हैं बेचारी। 20% सारा प्लास्टिक डेब्रिस जो है ओशन में जो 20% प्लास्टिक डिब्रिस हैं वो इसी की वजह से अबंडन लॉस और डैमेज फिशिंग गियर की वजह से इकट्ठा होता है। तो सोचिए 20% कितना बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है। उसके बाद देखिए फ्रेंड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी चीज़ को देखते हुए एक यूनिक फर्स्ट एवर नेशनल कैंपेन स्टार्ट किया, जो कि 17 सितंबर 2022 को इंटरनेशनल कोस्टल क्लीनअप डे के तौर पे 17 सितंबर 2022 को एक फर्स्ट एवर नेशनल कैंपेन, यूनिक कैंपेन है जो कि स्टार्ट किया। क्या है वो? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर। ये कॉमेमोरेट करता है 75 ईयर इंडिया के इंडिपेंडेंस के। इसलिए इसमें क्या होगा, कोस्टल क्लीनअप ड्राइव है, और इसमें हमारा टारगेट ये है कि 75 बीचेस को कंट्री के 75 दिन में 7500 किलोमीटर की कोस्ट लाइन में साफ करना है। कितना अच्छा इनिशिएटिव लिया 17 सितंबर 2020। तो इसको लिखिए आंसर में, वेरी एनरिचिंग लाइन। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अब देखिए इसी में वर्ल्ड बैंक की बात कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक एक बात क्या कहता है, वर्ल्ड बैंक हमारी ओशियन इकोसिस्टम को किस तरह से डिफाइन करता है। वो ये कहता है कि जो ब्लू इकोनॉमी है इसको किस तरह से डिफाइन करना चाहिए। मतलब आप उसका, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि आप अपने समुंदर से, हमारे समुंदरों से फ़ायदा तो उठाइए, इकोनॉमिक बेनिफिट्स लीजिए, लेकिन वो किस तरह से होना चाहिए ब्लू इकोनॉमी। हमारे जो ओशन रिसोर्सेज हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। उनका डेवलपमेंट इस तरह से होना चाहिए सस्टेनेबल हो, मतलब आज भी यूज़ करें, कल भी करें, हमारे आगे आने वाली जनरेशन, आगे आने वाली जनरेशन भी यूज़ कर सके। उससे इकोनॉमिक ग्रोथ कीजिए, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड, जॉब्स, हर तरह से उसका बेनिफिट लीजिए, लेकिन
हेल्थ ऑफ द ओशन इकोसिस्टम को प्रिजर्व करते हुए। ये यही वर्ल्ड बैंक की आप ब्लू इकोनॉमी पे डेफिनेशन लिख देंगे तो इतने बढ़िया नंबर मिलेंगे कि जवाब नहीं है। ये सब लाइन लिखिए, यही तो जो है, यही तो योजना की खासियत है। वरना न्यूज़पेपर आप भी पढ़ते हैं, बहुत जगह पढ़ते हैं, लेकिन सब जगह एक आर्टिकल आ जाया, एक पता नहीं कब आएगा, फिर कहाँ एडिशन करना भूल गए। आपको एक फिक्स्ड मैनर में आंसर, और ये इस तरह के टॉपिक है, हॉट टॉपिक्स हैं, एवरग्रीन टॉपिक, जिन पे क्वेश्चन आते हैं। अपडेटेड फॉर्म में आपको डेटा मिल गया, सब कुछ मिल गया, आप जाइए लिखिए पूरा का पूरा एक तैयार आंसर के फॉर्म में मैं कंटेंट निकाल के आपको देता हूँ। आपकी मेहनत को भी रिड्यूस करता हूँ और एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में भी देता हूँ कि ईजिली वे में समझ सकें। और इसका अगर आप यकीन मानिए 30-40% भी कंटेंट लेके हमारे वीडियो का लिख देंगे तो समझिए बहुत एनरिच्ड आंसर होगा आपका। और आपकी योजना में जो 2 दिन 3 दिन जितना भी टाइम है वेस्ट, मतलब उसको पढ़ना, मेहनत करना, फिर कंपाइल करना, वो भी आपकी बचाते हैं। तो चलिए जल्दी इसको आगे बढ़ते हैं। इंडियन ओशन के बारे में कुछ बता दें। थर्ड लार्जेस्ट ओशन है, जो कि 70 मिलियन स्क्वायर से ज़्यादा का एरिया कवर करता है और इसका एक्सटेंसिव एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जिसमें डिफरेंट कंट्रीज़ के लार्ज हाई सीज भी हैं। तो सोचिए थर्ड लार्जेस्ट है वर्ल्ड में, 70 मिलियन स्क्वायर। देखिए सारे डेटा नहीं याद रखने, लेकिन कुछ डेटा भी इसमें से मोस्ट क्रूशियल निकाल के लिख देंगे तो बहुत ही एनरिच्ड आंसर आपका होगा। अच्छा, अब चूँकि इंडियन ओशन की ज्योग्राफिक और इस जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन होने की वजह से इंडियन इसकी पोजीशन एक तो मतलब बहुत ही जियो स्ट्रेटजिक है, और दूसरा इंडियन ओशन पे हमारा क्रिटिकल डिपेंडेंस है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिया, सागर इनिशिएटिव लिया है गवर्नमेंट ने, इसी इंडियन ओशन की इम्पोर्टेंस को देखते हुए। और ये क्या है, इंडियन ओशन जो है हमारी कंट्री में, सोचिए मतलब जो हम ब्लू इकोनॉमी की बात करें या मैरी टाइम ट्रेड की बात करें, तो ये इतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ में कि ये हमारे जीडीपी का 4% कंट्रीब्यूट करता है। और हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बता रहे हैं अप्रैल 2021 से फरवरी 2022 तक में 7.2 बिलियन यूएस डॉलर के वर्थ। समझ रहे हैं, कैन यू इमेजिन 7.2 बिलियन यूएस डॉलर, तो इतना ज़्यादा। ये सब डेटा लिखेंगे तो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, ज़बरदस्त है। और 2-3 बार ही आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, ऐसे ही याद हो, कोई रटना नहीं है आपको। इसमें से आधी चीज़ें ऐसे ही याद हो जाती हैं। 4% जीडीपी इजी फैक्ट है। 7.2 बिलियन यूएस डॉलर अगर आपको याद रहा तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर ये फैक्ट नहीं लिखेंगे तो कोई और फैक्ट आप लिख देंगे। सागर इनिशिएटिव के बारे में लिखिए। तो ठीक है, अब देखते हैं ब्लू रिवॉल्यूशन जो इंडिया का इनिशिएटिव था। ये नील क्रांति बोलिए या नीली क्रांति मिशन है इंडिया में, और आज का नहीं है, बहुत पुराना है। जब हमने ब्लू इकोनॉमी की इम्पोर्टेंस राजीव गांधी के टाइम से ही समझने लगे थे। 1985 से 1990 के 7th 5-year प्लान के दौरान इसको लॉन्च किया गया था। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, फार्मर्स की इनकम को डबल करना, फिशरीज को डेवलप, मैनेज और प्रमोट करके, ब्लू इकोनॉमी। तो अब इसी में एक और इनिशिएटिव है हमारा सागरमाला प्रोजेक्ट। ये एक्चुअली पोर्ट लेड डेवलपमेंट है, जो कि पोर्ट लेड डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, जिसको प्रमोट करता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा गुड्स के आने और जाने दोनों के ट्रांसपोर्ट के लिए क्विकली, एफिशिएंटली और कॉस्ट इफेक्टिवली। ठीक है, तो ये सागरमाला प्रोजेक्ट हो गया, सागर इनिशिएटिव हो गया, नीली क्रांति हो गया, ये सब लिखिए। वेरी एनरिचिंग आंसर। और वर्ल्ड बैंक की ब्लू इकोनॉमी की डेफिनेशन लिखिए, बहुत ही एनरिचिंग होगा। और ये सब पे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ब्लू इकोनॉमी, इंडियन मैरीटाइम,
चैलेंजेस कोस्टल इरोजन पे, और सी ट्रेड के क्या चैलेंजेस हैं हमारे इंडिया के रिस्पेक्ट में। तो ये सारी चीज़ें एक ही योजना की एक ही बुकलेट से सब कुछ एक ही जगह मिल जाए, पूरा आंसर तैयार, इससे बेहतर क्या चीज़ हो सकती है। 15 नंबर के क्वेश्चन में आपको 10 नंबर ऐसे ही दिला देगा ये। तो इस तरह से प्रिपरेशन कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड, कैसा लगा आपको ये मेरा पूरा डिस्कशन ज़रूर कमेंट करके बताइए। अपने हिसाब से मैंने स्लोली और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थैंक यू फ्रेंड्स।